हेलो फ्रेंड्स, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट थर्ड यूनिट हम पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर यानी ओनरशिप ट्रांसफर को लेकर अलग अलग सिचुएशंस में क्या होगा समझ लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी, यानी रिस्क जो होती है वो प्रॉपर्टी दैट मीन्स ओनरशिप के साथ ट्रांसफर होती है। यही बात हम हमेशा बोलते आए हैं। रिस्क किसकी होगी? रिस्क किसकी होगी? हमेशा ऑनर की। चलिए, हम लोगों ने हमेशा यही बात बोली है, समझी है हो जाए यार ऐड। रिस्क के लिए एक सिंपल सी बात है, रिस्क फॉलोज ऑनरशिप। रिस्क किसको फॉलो करेगा? ऑनरशिप को। रिस्क फॉलोज ऑनरशिप। ऑनरशिप जिसकी होगी रिस्क हमेशा उसी की होगी। ये बात तो फाइनली हम पढ़ चुके हैं। इसमें एक एक्सेप्शन बनता है, फॉल्ट दूसरी पार्टी का हो तो। रिस्क दूसरी पार्टी का हो तो मतलब फॉल्ट दूसरी पार्टी का हो तो रिस्क। इसे समझो, अगर मैंने आपसे कोई गुड्स खरीदा, मैंने आपसे कोई गुड्स खरीदा और खरीदने के बाद मैंने कहा कि एक बार आप रखो, मैं कल आपसे डिलीवर ले लूँ। खरीद तो मैंने लिया पर गुड्स आपके पास ही पड़ा, मैं एक बार आप रखो और कल मैं आपसे इस गुड्स की डिलीवरी ले लूँगा। ड्यूरिंग दैट वन डे अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, बाढ़ भूकंप कुछ आ जाती है, उस कारण से अगर गुड्स खराब हो जाता है तो नुकसान किसका होगा? उस कारण से अगर गुड्स खराब हो जाता है तो नुकसान किसका होगा? ऑब्वियसली मेरा, बिकॉज आई एम द ऑनर। मैं खरीद चुका हूँ गुड्स को। आपके पास तो खाली गुड्स हमने रखा है कि आप ध्यान रखिएगा इसका। लेकिन अगर समझना, आपकी गलती से आपने गुड्स को बाहर ही छोड़ दिया था रात को, इसलिए बारिश में भीग गए, अंदर रखा ही नहीं आपने सिगरेट पी के ऐसे फेंकी, सीधा उस गुड्स के ऊपर जाके लगी, उसमें आग लग गई, खराब हो गया। आपकी गलती से अगर गुड्स को नुकसान पहुंचा है तो इन दैट केस रिस्क आपकी होगी। सिमिलरली अगर मैंने गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल भेजा, जैसे मान लो मैंने एक घोड़ा भेजा सेंड ऑन अप्रूवल, पसंद आओ तो आप खरीद लेना वरना वापस रिटर्न कर देना। 10 दिन का टाइम था। मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा घोड़ा भेज रहा हूँ आपकी पसंदगी पर, आपको समझ में आओ तो रख लेना वरना भेज देना वापस रिटर्न। आपने कहा ठीक है भेज दो, देख लेते हैं ऐसा क्या घोड़ा है। मैंने घोड़ा भेजा, 10 दिन के लिए आपके पास रहेगा। ड्यूरिंग 10 डेज, ड्यूरिंग दैट 10 डेज अगर किसी भी रीज़न से, किसी भी नेचुरल रीज़न से अगर घोड़ा मर जाता है, मान लो घोड़ा एकदम से बीमार हो गया, मर गया, हो गया बीमार, मतलब ऐसा कोई आपकी कोई गलती नहीं थी पर हाँ बीमार हो गया और मर गया, तो इसका मतलब लॉस किसका होगा? मैंने अगर स्टैंड ऑन अप्रूवल भेजा मतलब ऑनर तो मैं ही हूँ। जब तक सामने वाला हाँ नहीं करेगा तब तक ऑनर तो मैं ही हूँ। नुकसान किसका होगा? मेरा। हाँ, लेकिन मान लो अगर उस 10 दिन के दौरान उस बंदे ने घोड़े को खाना ही नहीं खिलाया और 90 दिन फाइनली घोड़ा मर गया, उसने खाना ही नहीं खिलाया, भूखा रहा भूखा रहा भूखा रहा, बांध के रखा उसको, ना तो खुद कुछ खिलाया ना उसको खोला कि वो बाहर जाके घास वास चर ले, ना तो उसको खोला ना उसको खाने दिया, उसको तो बांध के रखा। बांध के रखा तो खाना नहीं खा पाया, खाना नहीं खा पाया तो मर गया। यहाँ गलती किसकी है? उस बंदे तो हमने अप्रूवल पे गुड्स भेजा है। क्लियर करना, जो व्यक्ति अप्रूवल पे गुड्स रिसीव करता है उसकी लायबिलिटी वही होती है जो एक बेली की होती है। बेली की लायबिलिटी क्या होती है कि अपने गुड्स को देखभाल के रखे, अपना मान के रखे, यूज ना करे, अपना माल के उनको मतलब अपना माल समझ के उसको संभाले, अपना माल अपने बाप का माल समझ के उसका आनंद ना ले, यूज ना करे। ठीक है ना? तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, उसने पूरी नहीं की तो उसकी गलती है, तो नुकसान भी किसका माना जाएगा? उस दूसरी पार्टी का। टेक्निकली जो बायर हो सकता था, बायर हुआ तो नहीं क्योंकि उसने खरीदा नहीं था। अप्रूवल भी भेजा था ना हमारे एग्जांपल में, खरीदा कहाँ था उसने, तो बायर कैसे कहें उसको हम? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26, अनलेस अदरवाइज अग्रीड द गुड्स रिमेन एट द सेलर्स रिस्क
until the property therein is transferred to the buyer. जब तक उस गुड्स की प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर नहीं हो जाती तब तक रिस्क किसका रहेगा? सेलर का. बट व्हेन द प्रॉपर्टी therein is transferred to the buyer, the goods are at the buyer's risk whether delivery has been made or not. ऑनरशिप अगर बायर की हो चुकी है तो रिस्क बायर की होगी, चाहे डिलीवरी दिया के नहीं दिया, यानी गुड्स चाहे सेलर के पास पड़ा हो चाहे बायर के पास पड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ये तो हमने बोला था भैया मैंने आपसे गुड्स खरीदा, आपके पास ही पड़ा है, लेकिन और किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो गया तो नुकसान आपका. रिस्क फॉलोज ऑनरशिप. गुड्स किसके पास पड़ा था मैटर नहीं करता. हाँ, उस पार्टी की अगर फॉल्ट होगी तो मैटर करेगा. प्रोवाइडेड दैट वेयर डिलीवरी हैज बीन डिलेड due the default of either buyer or seller, the goods are at the risk of the party in default as regard any loss which might not have occurred but for such fault. मैंने आपको बोला गुड्स आप मेरे को दे दो, मैंने खरीद लिया था, मैं गुड्स दे दो, आपने कहा कल देता हूँ, कल आया मैंने कहा दे दो, आपने कहा यार अभी तो नहीं 2 दिन बाद देता हूँ, 2 दिन बाद आया दे दो, आपने कहा यार रुका है 2-4 दिन बाद देता हूँ, उसी दौरान आपके गोडाउन में आग लग गई, गुड्स चल गई. गलती किसकी? आप मुझे सेल तो कर चुके थे और आपने डिलीवरी नहीं दी, और मैंने 2-3 बार बोला तो भी नहीं दी, तो दैट मीन्स डिलीवरी में आपने फॉल्ट किया, डिलीवरी में आपने फॉल्ट किया. आप अगर वो फॉल्ट नहीं करते, आप अगर वो गलती नहीं करते तो गुड्स आपके गोडाउन में नहीं मेरे घर पे होता. अगर गुड्स मेरे घर पे होता तो आपकी गोडाउन में आग लगने से मेरा गुड्स डिस्ट्रॉय होता. यानी अगर वो गलती नहीं की होती तो गुड्स को नुकसान नहीं पहुंचा होता. गलती आपने की है, भले ऑनरशिप मेरे को ट्रांसफर हो चुकी है, मैं बायर हूँ, मुझे ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, लेकिन मेरे बार बार कहने पर भी आपने मुझे डिलीवरी नहीं दी, गुड्स आपने अपने पास रखा, यानी टेक्निकली जो लॉस होगा वो आपका माना जाएगा, आप पार्ट इन डिफॉल्ट हो. प्रोवाइडेड ऑल्सो नथिंग इन दिस सेक्शन shall affect the duties or liabilities of either seller or buyer as bailey of the goods of other party. ये क्लियर इसने बोल दिया. इस सेक्शन में हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि यार जो बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है. नहीं साहब, चाहे बायर हो चाहे सेलर हो, दोनों की बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती ही है. जैसे मैंने कहा था, मैंने आपसे गुड्स खरीदा और मैंने कहा कि एक बार आप रखना, मैं शाम को ले जाता हूँ, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उस गुड्स की देखभाल करने की एज ए बेली. बेलमेंट में बेली जो होता है ना, एज ए बेली आपकी लाइबिलिटी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गुड्स की देखभाल करने की. आप गुड्स बाहर छोड़ दो, बारिश में भीग जाए, गुड्स पे फेंक दो, आग लग जाए, तो नुकसान किसका माना जाएगा? सेलर का, क्योंकि आपने अपनी बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं निभाई. सिमिलरली अगर मैंने गुड्स एंड ऑन अप्रूवल भेजा, घोड़ा भेजा अप्रूवल पे, तो यहाँ बेली कौन हो गया? बायर. ऑनर तो सेलर है, बेली कौन हो गया? बायर. तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गुड्स का देखभाल करने की एज ए बेली, और अगर वो अपने गुड्स की देखभाल नहीं कर पाता है, यानी उसको खाना ही नहीं खिलाता है, मर जाएगा घोड़ा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनेगी? बायर की. तो इंटेंडेंट बायर था, बायर बना नहीं था. एनालिसिस में तो ये लिखा हुआ है वापस कि जब तक पार्टीज के बीच में कोई दूसरा एग्रीमेंट नहीं है, सेलर की रिस्क रहेगी प्रॉपर्टी पास होने तक, उसके बाद बायर की हो जाएगी. एक्सेप्शन, जनरल रूल क्या है? रिस्क फॉलोज ओनरशिप. इसका एक्सेप्शन क्या है कि जहाँ डिलीवरी डिले की गई है, बायर या सेलर दोनों में से किसी की भी गलती से, और डिले नहीं होती तो नुकसान नहीं होता. जैसे हमने कहा ना कि भैया मैंने 2-3 बार सेलर से कुछ मंगा, सेलर ने दिया नहीं और फिर आग लगी, तो डिले हुआ तो नुकसान हुआ, डिले नहीं होता तो नुकसान नहीं होता. ये रिस्क वाला लॉजिक पूरा एज इट इज सिंपल जो हमने पढ़ा वही लिखा हुआ है. यहाँ देख लें, ई बिड्स फॉर ए यूनिक पेंटिंग एट सेल बाय ऑक्शन. ऑक्शन सेल हो रहा था, वहाँ पे किसी ए ने बिडिंग किया कि भैया ये पेंटिंग मेरे को चाहिए, यूनिक थी, बहुत एंटीक थी, मतलब अलग अपने आप में एक अच्छी पेंटिंग थी. आफ्टर द बिड, व्हेन द ऑक्शनियर स्ट्रक्स हिज हैमर टू सिग्निफाई एक्सेप्टेंस ऑफ द बिड. जैसे उसने हथौड़ा मारा, उस ऑक्शन में क्या होता है, हथौड़ा मार के तो हाँ बोलते हैं, हथौड़ा मारा जाता है, हथौड़ा मारा, ही हिट द एंटिक विच गेट्स डैमेज. उसने उस एंटिक पेंटिंग पर, वो जो एक अलग सी पेंटिंग थी, बहुत सुंदर सी पेंटिंग थी, उसके ऊपर उसने हथौड़ा मार दिया और वो डैमेज हो गई. द लॉस विल हैव टू बी बॉर्न बाय द सेलर, क्योंकि हथौड़ा गुड्स पे पड़ा ना कि नीचे ज़मीन पर. ज़मीन मतलब टेबल पर. टेबल पर हथौड़ा पड़ता तो एक्सेप्टेंस होती,
लेकिन टेबल पे हथौड़ा पड़ता उससे पहले ही वो गुड्स को टच हो गया। गुड्स को टच हो गया यानी ऑनरशिप कब ट्रांसफर होती है? जब टेबल पे हथौड़ा पड़ता उसके जस्ट पहले गुड्स डैमेज हुआ है, तो नुकसान किसका माना जाएगा? सेलर का। बिकॉज द ऑनरशिप ऑफ गुड्स हैज नॉट येट पास्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, अभी तक पास नहीं हुई थी। वो कब पास हुई? जब जमीन पे हथौड़ा पड़ता, मतलब टेबल पे हथौड़ा पड़ता तब। द अफोर्सेड रूल इज हाउएवर सब्जेक्ट टू 2 क्वालिफिकेशंस, इसमें 2 शर्तें हैं। इफ डिलीवरी हैज बीन डिलेड बाय द फॉल्ट ऑफ द सेलर और बायर, डिलीवरी वाला जो ये रूल, मतलब ये वाला पूरा रूल ना जो हम ऊपर पढ़ रहे थे, तो उसका एग्जाम्पल था बीच में। द गुड्स शैल बी एट द रिस्क ऑफ द पार्टी इन डिफॉल्ट, मतलब डिले हो रहा है तो जिस पार्टी की कारण डिले हो रहा है, जिस पार्टी की गलती है, रिस्क उसका रहेगा। और ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज और सेलर बायर दोनों ही ऐसी रहेगी एज ए डेली, ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ट्रांसफर ऑफ टाइटल, इसमें बहुत अच्छा लैटिन मैक्सिम था यार बुक में, शायद आपके यहाँ लिखा गया, नहीं लिखा गया, आई डोंट थिंक सो कि लिखा, नहीं लिखा। चलिए, उस लैटिन मैक्सिम का मतलब था नो वन कैन गिव व्हाट ही हिमसेल्फ डज नॉट हैव, यानी नो वन कैन गिव ए बेटर टाइटल, जो उसका अधिकार उससे बेटर टाइटल नहीं दे सकता। ये बेसिकली सेक्शन बात करता है सेल बाय ए पर्सन नॉट द ऑनर, यानी जो खुद ऑनर नहीं है अगर वो सेल भी करता है तो वो सेल शून्य है, जीरो है, खरीदने वाला ऑनर नहीं होगा। यानी अगर मैं ऑनर नहीं हूं और मैं सेल कर देता हूं तो मेरे बेचने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऑनर नहीं बनोगे, क्योंकि मैं खुद ही ऑनर नहीं हूं। मान लो मुझे रास्ते में कोई चीज़ गिरी हुई मिली और मिलते ही पास में कोई जा रहा था, मैंने कहा भैया ये यार ये खरीद लो, मैंने बेच दिया, दैट सेल इज नॉट इफेक्टिव, वो सेल इफेक्टिव नहीं मानी जाएगी। सपोज करो मैंने कोई चीज़ चोरी करी, कोई भी चीज़ किसी और की थी, मैंने चुरा ली और चुरा के मैंने किसी और को बेच दी। मैं बेलमेंट पे चीज़ लेके आया था और बेलमेंट पे चीज़ मेरे पास थी, मैंने आगे बेच दी, मतलब आपने जैसे टेलर को कपड़े दिए स्टिचिंग करने के लिए, टेलर अगर आगे किसी और को बेच दे तो टेलर ऑनर थोड़ी है, चोरी करने वाला आदमी ऑनर थोड़ी है, जिसको रास्ते में मिली वो ऑनर थोड़ी है। नॉन ऑनर अगर सेल करता है तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, वो जब खुद ऑनर नहीं है तो आगे किसी और को ऑनर नहीं बना सकता। यही तो हमने पढ़ा, नो वन कैन गिव ए बेटर टाइटल देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैव। जो अधिकार, जो टाइटल उस खुद का है, उसका खुद का है, उससे बेटर टाइटल वो किसी और को दे ही नहीं सकता है। देखो क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड ऑफ अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, यानी इसमें जो कुछ एक्सेप्शंस ले रखे हैं, कुछ दूसरे लॉ में एक्सेप्शन ले रखे हैं, उनको छोड़कर, वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय पर्सन हु इज नॉट द ऑनर thereof एंड हु does not sell them under the authority or with the consent of the owner, the buyer acquires no better title to the goods than the seller had. सिंपल सी बात बोली, मैं वापस क्लियर कर दूं, ये जो बात इसने बोलनी चाहिए उसका मतलब ये है, जो बात इसने बोलनी चाहिए सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं। इसने बोला सब्जेक्ट टू, सबसे पहले क्या लिखा? सब्जेक्ट टू, यानी कहना चाह रहा है इस लॉ के प्रोविजन और कोई दूसरे लॉ में भी अगर कोई प्रोविजन हो, यानी एक्सेप्शन से इस लॉ में भी और कुछ दूसरे लॉ में भी लिखा हुआ है कि नॉन ऑनर सेल कर सकता है, इन सर्कमस्टेंसेस में, इन सर्कमस्टेंसेस में नॉन ऑनर सेल कर सकता है। और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी लिखा हुआ है कि इन सर्कमस्टेंसेस में नॉन ऑनर सेल कर सकता है। सब्जेक्ट टू प्रोविजंस मतलब इन प्रोविजंस को देखते हुए या इन पे निर्भर करते हुए, मतलब कुछ एक्सेप्शंस हैं उनको देखते हुए, उनको साइड करते हुए। वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय ए पर्सन हु इज नॉट द ऑनर, वो उस गुड्स का ऑनर नहीं है, और हु डज नॉट सेल देम अंडर द अथॉरिटी और विद द कंसेंट ऑफ द ऑनर, यानी या तो मैं ऑनर हूं और बेच रहा हूं तो सामने वाला ऑनर बन जाएगा, या फिर मैं ऑनर तो नहीं हूं लेकिन ऑनर से परमिशन लेकर, अथॉरिटी लेकर कि भैया आपके गुड्स इसको बेच रहा हूं, आपकी कंसेंट है ना, बोले हाँ साहब है, ये लो गुड्स, आप पैसे दो, ये लो पैसे, तो भी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। द बायर एक्वायर्स नो बेटर टाइटल टू द गुड्स देन द सेलर हैड,
जो सेलर का टाइटल था, जो सेलर की ओनरशिप थी, उससे बेटर बायर को नहीं मिलेगी। या सेलर खुद ही ओनर, नहीं तो बायर ओनर हो ही नहीं सकता। अनलेस द ओनर ऑफ द गुड्स बाय हिज कंडक्ट प्रिक्लूडेड फ्रॉम डिनाइंग द सेलर्स अथॉरिटी टू सेल। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि दो चीजें यहाँ पे, दो बातों पे बेसिकली ध्यान देना। एक तो क्या हो सकता है कि गुड्स, एक तो गुड्स मेरे खुद के ही हैं, तब तो बात ही खत्म हो गई। मेरे गुड्स के मैं बेच रहा हूँ, मेरे खुद के अगर गुड्स है और मैं बेच रहा हूँ, तब तो ठीक है ना यार, आई एम द ऑनर, यू विल गेट ए बेटर टाइटल, बात ही खत्म हो गई। किसी और के गुड्स में बेच रहा हूँ, किसी और के गुड्स में बेच रहा हूँ, दो बातें हो सकती, या तो उसने मुझे स्पष्ट अथॉरिटी दी है टू सेल, या कॉन्सेंट दी है, मतलब सेल करने की उसने मुझे अथॉरिटी और कॉन्सेंट दी कि हाँ आप बेच दो। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा देख बेटा, जो तेरी पेंसिल है वो मैं बेच रहा हूँ 10,000 में, बेच दूँ, बेच दूँ? उसने कहा बेच दो, ये बेच दी। उसने मुझे अथॉरिटी दी है, उससे मैंने कॉन्सेंट ली है, और फिर मैं सेल करता हूं। तो आई एम नॉट ऑनर बट आई कैन गिव ए बेटर टाइटल। आई एम नॉट ऑनर बट आई कैन गिव ए बेटर टाइटल। हाउ आई कैन गिव ए बेटर टाइटल? मैं कैसे दे सकता हूं? क्योंकि सेलर की कॉन्सेंट लिए, लॉ क्लियर बोलता है सेलर की कॉन्सेंट से किया तो चलेगा। दूसरा समझो, मान लो यू आर द ऑनर, आप इस पेंसिल के ऑनर हो, आप चुपचाप बैठे हो, आपके सामने ही एक तीसरा बंदा आया मेरे पास, उसने कहा यार ये सर पेंसिल खरीदनी थी, कितने की है? मैंने आपकी तरफ देखा, आपने मेरी तरफ देखा शायद, मैंने कहा ये वाली पेंसिल, ये वाली पेंसिल मैं 5,000 में आपको दे दूंगा, आप 5,000 में इसके मालिक हो जाओगे साहब। आपके सामने मैं आपकी पेंसिल को बेच रहा हूं और आप चुपचाप बैठे हो। आपके सामने मैं आपकी पेंसिल को बेच रहा हूं और आप चुपचाप बैठे हो। यू आर नॉट ट्राइंग टू स्टॉप मी, आप मुझे रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट डिनाइंग दैट आई डज नॉट हैव एनी अथॉरिटी टू सेल, आप डिनाई नहीं कर रहे हो कि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है बेचने की। आप चुपचाप खड़े देख रहे हो, यानी आपका मौन, आपका साइलेंस टेक्निकली मुझे अधिकार देता है कि मैं बेचूं। और मैंने उसको बेच दी, 5,000 रुपये ले लिए। जैसे मैंने बेची, 5,000 रुपये लिए, आपने कहा उसको ले पेंसिल वापस दे। उसने कहा क्यों? बोले ये कौन होता है बेचने वाला, पेंसिल तो मेरी थी। बोले साल इतनी देर से क्या तेरे मुंह के अंदर सांप बैठा था कि चूहा बैठा था? बोल क्यों नहीं रहा था तू? चुपचाप बैठा यहाँ पे देख रहा, तेरे सामने तेरी पेंसिल बिक गई, देख क्यों रहा था? अब मस्त रहे। लॉ कहता अब मस्त रहे बेटा, पहले तो बोला नहीं ना मस्त रहे। तो लॉ क्या कह रहा है? जो ऑनर है वो तो बेच ही सकता है, जो ऑनर नहीं है, किसी और के गुड्स को बेच रहा है, किसी और से उसको बेचने की अथॉरिटी दो तरीके से मिल सकती है, एक तो एक्सप्रेस्ड और एक इंप्लाइड। एक्सप्रेस्ड अथॉरिटी मतलब आपने उससे पूछकर अथॉरिटी ली, उसकी कॉन्सेंट ली, फिर आप बेच रहे हो। और दूसरा, आप उसके सामने उसका प्रोडक्ट बेच रहे हो और वो चुप है, तो उसका प्रोडक्ट तो बिक गया, बायर विल गेट ए बेटर टाइटल। ये जो कंडक्ट वाली बात बोली है, इसमें दो शब्दों का मैं यार एक बार, चलो अपन एक पेज इसी पे लिख लो। लॉ का बेसिक प्रोविजन क्या था? पहली बात कि कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे नॉन ओनर सेल कर सकता है। ये एक्सेप्शन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सोगाई लिख देते ना हमारा, ये एक्सेप्शन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी हैं और कुछ अदर लॉ में भी हैं। ये आएंगे, अभी हम इनकी पूरी लिस्ट पढ़ेंगे, ठीक है? तो सब्जेक्ट टू सर्टेन प्रोविजंस, यानी कुछ कुछ प्रोविजंस जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में है और दूसरे एक्ट में, उनको छोड़कर आगे वही सेक्शन बात करता है कि ऑनरशिप ट्रांसफर की जा सकती है बाय ऑनर, यानी यहां मैं ऑनरशिप ना लिखकर सिंपल ऑनर लिख दूं। ऑनर कैन ट्रांसफर, ऑनर कैन ट्रांसफर ए बेटर टाइटल, ऑनर कैन ट्रांसफर ए बेटर टाइटल। ऑनर एक बेटर टाइटल ट्रांसफर कर सकता है, एक अच्छा अधिकार ट्रांसफर कर सकता है, एक बेटर ऑनरशिप सामने वाले को दे सकता है। तीसरी बात उसमें क्या लिखी है? आप ऑनर की
ऑथोरिटी लेकर, उससे अथॉरिटी लेकर, ऑनर से अथॉरिटी लेकर या ऑनर से कॉन्सेंट लेकर अगर आप बेच रहे हो तो टेक्निकली यू आर एजेंट देयर, यानी आप एक ऑथोराइज्ड एजेंट हो, ऑथोराइज्ड एजेंट हो, क्योंकि आपने ऑनर से अथॉरिटी लिए, कॉन्सेंट लेके बेच दूं क्या, उसने कहा हाँ बेच दे बेटा, तो आप एक बैटर टाइटल ट्रांसफर कर सकते हो। फोर्थ, साइलेंट रहे ऑनर, ऑनर क्या रहे, साइलेंट रहे, इसे अपन बोलते हैं सेल बाय एस्टॉपल या ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप बाय एस्टॉपल। पूरा लाइन तो वही होगा, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप बाय एस्टॉपल। एस्टॉपल का मतलब यहां पे हो गया कंडक्ट, बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, पार्टीज के कंडक्ट से, यानी आप समझें आपके सामने आपकी प्रॉपर्टी को मैंने बेचा और आपने कुछ नहीं बोला, आपके सामने मैंने आपकी प्रॉपर्टी, आपके गुड्स को बेचा, आपने कुछ नहीं बोला, आपने मुझे नहीं रोका, तो इसका मतलब आपने बाय कंडक्ट, बाय एस्टॉपल मुझे ये अथॉरिटी दे दी कि तू बेच दे। अगर क्लियर देते तब तो ऑथोराइज्ड एजेंट था, नहीं तो बाय एस्टॉपल है। तो ये जो सेक्शन 27 है, ये जो सेक्शन 27 है, ये सेक्शन 27 क्या बोलता है, भैया ऑनरशिप ट्रांसफर को लेकर जहां नॉन सेलर, नॉन ऑनर के द्वारा सेल किया जाता है, नॉन ऑनर के द्वारा सेल किया जाता है, वहां कुछ एक्सेप्शंस है जहां एक वैलिड ऑनरशिप ट्रांसफर हो सकती है, बायर वैलिड ऑनर बन सकता है, एक गुड टाइटल रिसीव कर सकता है। ये एक्सेप्शंस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी है, दूसरे लॉ में भी है। उसके बाद ये वापस कहता है ऑनर खुद तो ट्रांसफर कर ही सकता है बेटर टाइटल, अगर उसने किसी को अथॉरिटी दी हो, किसी और के द्वारा सेल किया जा रहा विद द कॉन्सेंट ऑफ ट्रू ऑनर, मतलब ऑथोराइज्ड एजेंट हो गया टेक्निकली। मर्केंटाइल एजेंट, बिजनेस में एजेंट जो होता है, गुड्स बेचने का अधिकार है, गुड्स गिरवी रखने का अधिकार है, गुड्स को कंसाइन करने का अधिकार है। ये हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी फर्स्ट यूनिट में, मर्केंटाइल एजेंट वहां समझा था। और तीसरा बाय एस्टॉपल बाय कंडक्ट। आगे क्या लिखता है, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ मर्केंटाइल एजेंट इज विद consent of the owner in possession of the goods or of a document of the goods and is sale made by him when acting in the ordinary course of business of a mercantile agent shall be valid if he were expressly authorized by the owner of the goods to make the sale। वही बात वापस दिख रहा है कि कह रहा भैया एक मर्केंटाइल एजेंट, अगर उसको ऑनर की कॉन्सेंट है कि भैया तू गुड्स बेच देना, और गुड्स उसके पास है या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल उसके, तो ना तो आपके पास गुड्स हो ना डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, तो आप बेचोगे कैसे, सामने वाले को कैसे यकीन दिलाओगे कि गुड्स आपके? आप यकीन कब दिलाओगे, जब गुड्स आपके पास पड़े, आपकी दुकान में पड़े, या आपके पास पड़े, या आपके पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, तो ही तो आप सामने वाले को कहोगे ये गुड्स हैं, ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। ऑनरशिप तभी ट्रांसफर होगी, आप गुड्स से नहीं दिखा पा रहे हो, गुड्स ही आपके पास नहीं तो कैसे होगी? यानी ओरिजिनल ऑनर ने आपको कॉन्सेंट दिया, कॉन्सेंट क्या दिया कि आप बेच सकते हो, मतलब आप मर्केंटाइल एजेंट हो गए और आपके पास गुड्स है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, और आपने सेल किया है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी एक एजेंट का काम निभा रहे थे आप। तो जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो सामान्य व्यापार का तरीका क्या था, आप अगर एजेंट है तो आप बेचो अपने अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर गुड्स, और आपने बेच दिया, और ये जो सेल होगी वो वैलिड मानी जाएगी अगर आपको एक्सप्रेसली इस बात के लिए, एक्सप्रेसली आपको इस बात के लिए अधिकार दिया गया था। Provided that the buyer act in good faith and has not at the time of the contract of sale noticed that the seller has no authority to sell। ठीक है, ये लाइन एक बार अपन स्किप करते हैं, इसको एक बार छोड़ते हैं, मैं इसको अभी समझाऊंगा, सारी बातें अपन करेंगे। मैं थोड़ा सा एक ब्लैंक पेज लूंगा और इस चीज़ पे थोड़ी सी कुछ बातें और करना चाहूँगा। ये क्या, इसमें एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं, एक बार आपको दिखाऊँ मैं एक्सेप्शंस। अब देखो एक्सेप्शंस जो हैं, 8 तो इसने लिख रखे हैं, एक दो मैं और बता दूंगा आपको, चलो एक्स्ट्रा बता देंगे, भले ही मूड हो जाएगा तो बता देंगे एक्स्ट्रा क्या है। हालांकि आपको तो मॉड्यूल कंप्लीट करना, आपका एग्जाम तो मॉड्यूल से ही होगा। चलिए समझिए, सेल बाय नॉन ऑनर, जो ऑनर नहीं है उसके द्वारा सेल किया जा रहा है। ठीक है, एक तो हो सकता है बाय एस्टॉपल, हो सकता है बाय एस्टॉपल यानी बाय कंडक्ट, एक हम बोल रहे हैं एजेंट, मर्केंटाइल एजेंट,
उसके अलावा लॉ में, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में काफ़ी सारे एक्सेप्शंस हैं और अदर एक्ट्स में भी कुछ एक्सेप्शंस। बाय एस्टोपल में हम ये कहेंगे कि जो पैसे रिसीव हुए हैं, जो अमाउंट रिसीव हुआ है, ये ओरिजिनल ऑनर को जाएगा। ये किसको जाएगा? ओरिजिनल ऑनर को। मैंने आपके सामने आपकी पेंसिल बेच दी 5,000 में, आप उससे पेंसिल तो नहीं ले सकते हो, पर मेरे से 5,000 रुपये ले सकते हो, वो अधिकार आपके पास है, क्योंकि आपके सामने मैंने आपकी गुड्स बेची है, तो ऑनर तो आप ही हो, आपको अपना पैसा मिल जाएगा, आप पैसा ले सकते हो। और इन सभी में ऐसा लिखा गया है कि बायर का बोनाफाइड इंटेंशन होना चाहिए, और इवन सेलर का भी मैनी केसेस में लिखा हुआ है कि बोनाफाइड इंटेंशन होना चाहिए। मतलब ये जो 3 बातें हैं, एजेंट वाला या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जो दूसरा एक्सेप्शंस लिखे हुए हैं और जो अदर एक्ट में बात लिखी हुई है, उन सब में एक ही बात कॉमन है, इट मस्ट बी इन गुड फेथ। अच्छे विश्वास के साथ आपने गुड्स बेचा। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ए बी सी, ए जो है वो प्रिंसिपल है, बी जो है वो एजेंट है, और सी जो है ये बायर है। ठीक है, इसके गुड्स इसके पास, ए के गुड्स बी के पास पड़े थे जिनकी वैल्यू थी 1,00,000 रुपये, और इसको एजेंट नियुक्त कर रखा था कि हाँ तो गुड्स मेरे बिहाफ पर बेच सकता, सेल कर सकता, इसको अथॉरिटी दे रखी थी। एजेंट लिखा मतलब अथॉरिटी दे रखी थी। बी ने सी को कहा कि 1,00,000 के गुड्स मैं 10,000 में तेरे नाम पे ट्रांसफर कर देता हूँ। 1,00,000 के गुड्स हैं, मैं 10,000 में तेरे नाम पे ट्रांसफर कर देता हूँ, यानी मैं बन जाता हूँ सेलर और तू तो है बायर। मैं तेरे नाम पर गुड्स ट्रांसफर कर देता हूँ फॉर ₹10,000, और तू 10,000 पे कर देना, तेरे को 1,00,000 के गुड्स मिल जाएंगे, और जो 90,000 का फिर अपने को गेन होगा वो अपन दोनों आउट ऑफ ट्रैक जाकर, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर हम क्या कर लेंगे, उसको शेयर कर लेंगे। बी और सी ऐसी बात कर। मुझे एक बात बताओ, बी मर्केंटाइल एजेंट है कि नहीं है? भाई ए ने ऑथोराइज कर रखा था, नहीं कर रखा था? कर रखा था। ए ने उसको अथॉरिटी दे रखी थी ना, भैया तू बेच सकता है, हाँ हाँ अथॉरिटी दे रखी थी। बी के पास गुड्स पड़े थे, हाँ, उन गुड्स का ट्रू ऑनर कौन था? ए। गुड्स किसके पास पड़े? बी के पास सेल करने की अथॉरिटी है, हाँ है। उसने गुड सेल किया, यस किया, किसको किया? सी को। क्या गुड फेथ में किया? क्या गुड फेथ में किया है क्या? अरे क्या ए बी और सी के बीच का ये ट्रांजैक्शन बोनाफाइड इंटेंशन के साथ है, गुड फेथ के साथ है? अब देखो आपके पीछे एक लाइन और लिखी हुई थी लॉ में, अगर आपको याद हो तो, यस, यहां एक लाइन और लिखी हुई है, एक बार मैं रब करके वापस बता देता हूं। ये देखो, when acting in the ordinary course of business, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस यानी सामान्य जो व्यापार का तरीका होना चाहिए उसमें एक्ट करते हुए उसने ओनरशिप ट्रांसफर की है। क्या ये सामान्य व्यापार का तरीका है? ये नॉर्मल एक्ट ऑफ बिजनेस है? नहीं। क्या ये सेल वैलिड सेल मानी जाएगी? नो, दिस इज नॉट वैलिड सेल। सर यहां तो एजेंट सेल कर रहा है ना, उस एजेंट को अथॉरिटी भी है, होगा एजेंट, होगी उसको अथॉरिटी, कोई बात नहीं, लेकिन जो सेल है वो विथ बोनाफाइड इंटेंशन, गुड इंटेंशन नहीं, तो सेल को हम सेल नहीं मानेंगे, दिस इज नॉट वैलिड सेल। यार ये आजकल फिर परेशान करने लग गया। क्या लिखा है? प्रोवाइडेड दैट द बायर एक्ट इन गुड फेथ एंड हैज नॉट एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नोटिस दैट द सेलर हैज नो अथॉरिटी टू सेल। उसने सद्भावना के साथ खरीदा और उसको इस बात की जानकारी नहीं थी कि भैया उसको अथॉरिटी है कि नहीं है। बायर का गुड फेथ होना चाहिए, बायर का गुड फेथ होना कंपलसरी है एजेंसी वाले केस में भी। उसके पास बेचने का अधिकार 1,00,000 का 10,000 में है कि नहीं है,
10,000 में बेचना कि नहीं बेचना उसको 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 पता नहीं था, यानी मिली भगत नहीं थी बी और सी की। तब तो ऑनरशिप ट्रांसफर पर मिली भगत है, बी को पता है भाई 1 लाख का आइटम है, सी को भी पता है कि 1 लाख का आइटम है, और हम 90,000 वाला घपला कर रहे हैं 10,000 में बेचकर। तो भैया आपको पता है कि उसको अथॉरिटी का ये मिसयूज कर रहा है, अपनी अथॉरिटी का, आपको तो पता है इस बात का। और आप इन गुड फेथ एक्ट नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट एक्टिंग इन गुड फेथ, आप गुड फेथ में एक्ट ही नहीं कर रहे हो, मतलब टेक्निकली आप लोग क्या कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, फ्रॉडुलेंट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद करो, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, मेक पॉइंट ऑफ फ्रॉडुलेंट। जब दो पार्टीज मिलके किसी तीसरे का काटे तो उसे बोलते हैं फ्रॉडुलेंट। याद आ रहा, एक कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी पार्टी के साथ धोखा करे तो वो फ्रॉड था। दो मिलकर ये कॉन्ट्रैक्ट करे कि हम उसका काटेंगे और फिर उससे जो पैसा आएगा वो आपस में बांटेंगे, पहले हम उसका काटेंगे फिर उससे जो पैसा आएगा वो आपस में बांटेंगे, तो उसे अपन क्या कहते हैं, फ्रॉडुलेंट। तो लॉ क्या कहता है कि नॉन ऑनर ट्रांसफर कर सकता है, एक्सेप्शन सिचुएशंस हैं बहुत सारी, आगे हम और पढ़ेंगे एक्सेप्शंस। एजेंट भी अपने आप में एक एक्सेप्शन वाले में आ जाएगा कि यस ही इज नॉट द ऑनर बट ही कैन ट्रांसफर ए बेटर टाइटल, क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का प्रोविजन ही उसको एक्सेप्शन दे रहा है, उसको पावर दे रहा है। क्लियर लिखा हुआ था ना, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का प्रोविजन था उसके लिए, क्लियरली पावर था उसके पास। तो वही कह रहे हैं हम देखेंगे अभी नॉन ऑनर ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा एक बात का ध्यान रखेंगे कि नॉन ऑनर ट्रांसफर कर रहा है इन गुड फेथ तो ठीक है, अगर सामने वाले की काट रहा है, उसका अगर काट रहा है तो नहीं चलेगा साहब। क्लियर है, यानी नॉन ऑनर ऑनरशिप ट्रांसफर कर सकता है ओनली विद गुड इंटेंशन। चलिए बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सारे एक्सेप्शंस। जॉइंट प्रॉमिसर, जॉइंट ऑनर के केस में क्या होगा, सेल हो चुकी है फिर भी गुड्स सेलर के पास पड़े हैं, रीसेल करने का एक अधिकार आ जाता है अनपेड सेलर का, लिक्विडेशन होता है कंपनी वगैरह का, ये सब अपन सिचुएशंस की बात करेंगे। फाइंडर ऑफ गुड्स किस केस में वैलिड सेल कर सकता है, ये सारा एक्सेप्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको पूरा क्लियर होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ ही सकते हो, आपको पता कैसे पूछना। चलिए ठीक है, बाय बाय, टाटा, सी यू।